तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपना चैनल VCI एजुकेशन पर। चलिए, जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोग का NCERT सार संग्रह का सीरीज चल रहा था, लेकिन आज उसको स्टॉप किया गया है और आज हम लोग देखेंगे दोस्तों उसी से संबंधित MCQ क्वेश्चन। यानी आपकी तैयारी कितनी मजबूत हो चुकी है उसी को परखने की तैयारी आज हम लोग करेंगे। और इस वीडियो को पूरी देखिएगा। पूरी वीडियो देखने के बाद आपको डिटेल एनालिसिस मिलेगा एक एक क्वेश्चन को। दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूरी अटेम्प्ट करते हैं तभी तो आपको पता चलेगा कि कुल क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आप सही सही अटेम्प्ट किए हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसमें वही क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है जो आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। कोई भी फालतू का क्वेश्चन इसमें ऐड नहीं किया गया है दोस्तों। तो आइए इस क्वेश्चन को लगाइए और अपनी तैयारी को परखिए कि आपकी तैयारी कितनी मजबूत हो चुकी है दोस्तों। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है उसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। अगर आप पैड बैच में कहीं भी पढ़ रहे होंगे तो इससे संबंधित तो कई सारी वीडियो आपके आंखों से गुजरी होगी, आंखों के सामने से गुजरी होगी दोस्तों। तो वहाँ से थोड़ा रियलाइज़ कीजिएगा, रिकॉल कीजिएगा जो चीज़ पढ़े हुए हैं और एक एक क्वेश्चन को लगा कर देखिए कि मजबूती कहाँ तक पहुँची है। तो आइए देख सकते, बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था। यानी आपको बताना है जब मुगलों का शासन चल रहा था तो उसका अंतिम शासक कौन था जो बंगाल का गवर्नर नियुक्त हुआ था, उसका नाम बताना है। जब इसका नाम बता दीजिएगा तो ये एक ऐसा गवर्नर होगा, उसके बाद कोई मुगल शासक गवर्नर वहाँ पर नहीं बनेगा। तो उसका नाम बताना है दोस्तों। तो उसका नाम है मुर्शीद कुली खां। खान नहीं, खां नाम है दोस्तों। इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि मुर्शीद कुली खां जो था वो बंगाल का अंतिम गवर्नर नियुक्त हुआ था। आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, देख सकते हैं कि बंगाल के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक मुर्शीद कुली खां था। देखिए, यहाँ पर तो ये अंतिम गवर्नर था ही, लेकिन ये बंगाल का संस्थापक भी माना जाता है। किसको? मुर्शीद कुली खां को। देखिए, इसने क्या किया था कि अपनी राजधानी ढाका से उठाकर और मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया था। ढाका आज कहाँ पड़ता है दोस्तों? बांग्लादेश में। और मुर्शिदाबाद कहाँ पड़ता है? तो बिहार में। तो देखिए, ये वहाँ से उठाकर यहाँ लेकर आया था। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि मुर्शीद कुली खां सर्वप्रथम 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर द्वारा बंगाल का अंतिम गवर्नर नियुक्त हुआ था दोस्तों। तो इस बात में भी ध्यान रखिएगा। और गवर्नर को उस टाइम क्या कहा जाता था? सूबेदार। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो देखिए, यहाँ पर 2-3 फैक्ट हम जाने कि बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खां, बंगाल का संस्थापक मुर्शीद कुली खां, इसको कब वहाँ पर गवर्नर बनाया गया था? 1717 में। किसके द्वारा? तो फर्रुखसियर के द्वारा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, इम्पोर्टेंट हो जाता है। आइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, और ये भी आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, निम्नलिखित में से किसी युद्ध के द्वारा भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना हुई। मतलब बताना है कि वो कौन सा युद्ध है जिसके बाद यहाँ पर ब्रिटिशर का मतलब ब्रिटिशर जो थे वो अपना राज कायम कर लेंगे। बताइए। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध होगा दोस्तों 23 जून 1757 रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। आइए थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। देखिए, इतनी सारी डिटेल है। तो देख सकते हैं कि प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ और ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना प्रारंभ हो गई। माने ये लोग युद्ध जीतते हैं और अपना जो मतलब राजपाट होता है वो धीरे धीरे विस्तार करने लगेंगे। तो वही चीज़ बता रहा है कि इस युद्ध में बंगाल में तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के मध्य हुआ। मतलब 1757 ईस्वी का जो युद्ध हुआ वो किन के बीच हुआ? तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव कहाँ से था? तो अंग्रेज था दोस्तों, और सिराजुद्दौला भारत से लड़ रहे थे। तो इसमें क्या हो जाता है कि सिराजुद्दौला हार जाते हैं और रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है। देखिए, इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हो गए और उनकी बंगाल पर अधिकार हो गया, और इस विजयी से ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापक वाणिज्य से अधिकार प्राप्त हुए। मतलब जैसे ये लोग जीतते हैं तो व्यापार के क्षेत्र में लाभ तो कमाएंगे ही कमाएंगे, वाणिज्य जैसे अलग अलग कारखाना, अलग अलग प्रकार के नौकरी पेशा में भी ये अपना अधिकार
कायम कर लेंगे। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इनसे अर्जित किए गए लाभों उनकी सैन्य और राजनीतिक शक्ति में निरंतर वृद्धि हुई। हाँ, अब मान लीजिए कि आकर यहाँ चुपचाप नहीं ना बैठेगा, सब पैसा तो कमा ही रहा है, तो धीरे धीरे अपना स्थान कायम करेगा, अपना सेना को बढ़ाएगा, अपने कंपनी को विस्तार करेगा। तो इस चीज़ में ये लोग क्या करेंगे, विस्तार धीरे धीरे शुरू कर देंगे। और भविष्य में बंगाल से बाहर राजनीतिक प्रभुत्व के विस्तार की पृष्ठभूमि में तैयार करने लगेंगे। देखिए, ये लोग कोई भी काम करते थे तो एक पृष्ठभूमि बनाकर, मतलब उसके रोड मैप बनाकर ये लोग काम करता था। देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये लोग क्या करते हैं कि युद्ध जीतते हैं। युद्ध जीतने के बाद ये पूरे बंगाल पर नियंत्रण करते हैं, और बंगाल नियंत्रण करने के बाद इस लाइन को पढ़िए, ये लोग क्या करते हैं कि एक पृष्ठभूमि तैयार करते हैं कि बंगाल के बाहर जो जो राज्य है वहाँ पर अपना स्थान कैसे कायम किया जाए, इस पर ये लोग सोचने लगेंगे। तो देखिए, आइए आगे क्वेश्चन 3 नंबर है दोस्तों, इसको भी बताना है। देखिए, टाइम थोड़ा लग रहा है, लेकिन आपका जो कंसेप्ट है वो आपके माइंड में जरूर बैठ रहा होगा दोस्तों। देखिए, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा जाएगा। यहाँ पर ये भी जानिएगा कि कौन कहा था, कब कहा था और क्यों कहा था, ये भी हम बताएंगे दोस्तों। तो देखिए, निम्नलिखित में से स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता था दोस्तों। क्यों? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि रॉबर्ट क्लाइव ये कई सारे युद्ध को जीतेगा, और यहाँ पर अंग्रेजों जो थे उनकी प्रभुत्व को स्थापित करने में इसका बहुत बड़ा रोल होगा, और ये बहुत चतुर था दोस्तों। देखिए, इसके बारे में बता देते हैं दोस्तों। तो रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 60 और 65 से 67 ईस्वी को प्लासी के युद्ध के पश्चात, देखिए 1757 में तो प्लासी का युद्ध समाप्त हो जाता है, उसके बाद ये क्या करता है कि ये वहाँ पर गवर्नर बनता है, और जब बीत जाता है 1760 आ जाता है तो ये बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया, और इसने बंगाल में द्वैध शासन स्टार्ट किया दोस्तों। क्या स्टार्ट किया करेगा? द्वैध शासन। कब? तो 1765 से 72 का जब इसका शासन होगा उसी बीच ये द्वैध शासन शुरू करेगा, और उसके बाद आएगा वारेन हेस्टिंग आएगा तो इनके द्वैध शासन को बंद कर देगा। क्या कर देगा? बंद कर देगा। कब करेगा दोस्तों? तो 1722 ईस्वी में समाप्त कर देगा। उसके बाद विलियम पिट ने रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा। तो देख सकते हैं कि ये बहुत सारे कामों को देखते हुए अंग्रेज बहुत खुशी हुए हैं दोस्तों कि इनका प्रभुत्व तो बढ़ रहा है, और बहुत अच्छे तरीके से रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों के स्तर से काम कर रहा था, लेकिन भारतीयों के स्तर से काम थोड़ी कर रहा था। तो इसीलिए अंग्रेज जो बोलेंगे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक, किसको? रॉबर्ट क्लाइव को। आइए देखिए अगला क्वेश्चन कि बक्सर की युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। बताना है कि बक्सर का जब युद्ध हुआ तो बंगाल का नवाब कौन था, उसका नाम बताना है दोस्तों। तो देखिए, इसका नाम हो जाएगा दोस्तों मीर जाफर। मीर जाफर जो था वो बंगाल का नवाब हुआ करता था। आइए थोड़ा मीर जाफर के बारे में जानिए। तो देखिए, मीर जाफर बक्सर की युद्ध के समय बंगाल का नवाब था, और बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल के नवाब सेनाओं के मध्य लड़ा गया। देखिए, यहाँ पर दो चीज़ आपको मालूम होगा। मीर जाफर क्या था? तो बंगाल का नवाब था, और इसका जब अपना शासन चला रहा था मीर जाफर, उसी बीच 22 अक्टूबर 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो, माने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी हेक्टर मुनरो, और भारत में 3 गो मुगल शासक थे। ये मुगल नवाब 3 थे दोस्तों, तीनों का नाम देख सकते हैं। मीर कासिम था, नवाब सजाउद्दौला, सिराजुद्दौला नहीं, ये सजाउद्दौला दूसरा है, ये था, और शाह आलम द्वितीय था। ये तीनों संयुक्त सेना अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रही थी, जिसमें अंग्रेज की क्या हो गई? विजयी हो गई, और बक्सर के युद्ध के पश्चात भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश स्थापना शुरू हो गई, मतलब ब्रिटिश की प्रभुत्व की स्थापना हो गई दोस्तों। तो देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं कि ये लोग 3 लोग मिलकर एक अंग्रेजी सेना का सामना नहीं कर रहे हैं। क्यों? आपको मालूम है? देखिए, इन लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं था। भारत के लोगों के पास क्या है? टेक्नोलॉजी। भाला, कभी भी ये लोग वार करते थे तो भाला, तीर, धनुष, इस चीज़ से वार करते थे। लेकिन अंग्रेज क्या करते थे? अंग्रेजों के पास टेक्नोलॉजी का विस्तार, वो बंदूक से मार देते थे। तो इसमें ये लोग बहुत आसानी से कोई भी युद्ध को जीत लेते थे दोस्तों। और ये लोग कोई भी काम करते थे तो प्रॉपर रोड मैप बनाकर काम करते थे। आइए
देख सकते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है और ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए, चिलिया वाला युद्ध, देखिए इसमें बताना है सही युग्म को सुमेलित करना है, मतलब इसमें बताना है कि सही युग्म कौन सा, वो उसका राइट आंसर बताना है दोस्तों कि सही युग्म कौन सा है दोस्तों। तो देखिए, देख सकते हैं कि बक्सर के युद्ध डलहौजी के विरुद्ध हुआ था, नहीं। खुर्दा का जो युद्ध होता वो निजाम के विरुद्ध हुआ था, तो नहीं। वांडीवास का युद्ध हुआ था दोस्तों, ये फ्रांसीसी बीरूस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हुआ था दोस्तों। तो यही मिलान क्या है, सही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आइए इसके बारे में जान लीजिए दोस्तों, कोई भी फैक्ट छोड़ना नहीं है। तो देखिए, चिलिया वाला युद्ध 13 जनवरी 1849 और अंग्रेजों के सिखों के मध्य खुर्जा का युद्ध 1765, निजाम और मराठों के मध्य वांडीवास के युद्ध 22 जनवरी 60 और अंग्रेज और फ्रांसीसी सेना के मध्य बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 64 और बंगाल के नवाब मीर कासिम अंग्रेज कैप्टन हुनरो के मध्य ये क्या हुआ, विवाद शुरू हुआ दोस्तों। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आइए, सिराजुद्दौला ने, देखिए अगला क्वेश्चन है कि सिराजुद्दौला ने 1756 में अंग्रेजों को हराकर किस शहर पर अधिकार प्राप्त कर लिया था दोस्तों। तो इसका राइट हो जाएगा कलकत्ता। कलकत्ता पर ये अपना अधिकार क्या कर लिया था, स्थापित भी कर लिया था, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता। आइए थोड़ा इसके बारे में जानिए। देखिए, सिराजुद्दौला ने 1756 में अंग्रेजों को हराकर कलकत्ता पर अधिकार प्राप्त कर लिया और सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का नाम बदलकर अली नगर रखा। उनके प्रबंध पर कार्य करने और अपने अधिकारी मणिक चंद्र को सौंप दिया। मतलब यहाँ पर समझ रहे हैं, सिराजुद्दौला ने 1756 ईस्वी में अंग्रेजों को हरा कर कलकत्ता पर ये क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। और सिराजुद्दौला ने क्या किया, कलकत्ता का नाम बदलकर अली नगर रख लिया और उसके प्रबंधन का कार्य अपने अधिकारी, उसका अधिकारी का नाम क्या है, मानिक चंद्र को सौंप दिया। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे ब्लैक होल। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक होल की घटना का विवरण हमें एक अंग्रेज से प्राप्त होता है, वो कौन था। देखिए, ब्लैक होल की जो घटना हुई थी तो एक अंग्रेज से प्राप्त हुई इस घटना की जानकारी। तो वो कौन सा अधिकारी था दोस्तों, इसका नाम बताना था। तो उसका नाम है हॉलवेल। हॉलवेल ने ही इसकी जानकारी दी है। आइए थोड़ा हॉलवेल के बारे में जानते हैं और ब्लैक होल की घटना के बारे में। तो देखिए, ब्लैक होल की घटना का विवरण हॉलवेल नामक अंग्रेज सैन्य अधिकारी से प्राप्त होता है। यह घटना 20 जून 1756 ईस्वी को कलकत्ता में हुई थी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने 18 फीट लंबे, 14 फीट और 10 इंच चौड़े कमरे में 146 कैदियों को बंद कर दिया। देख रहे हैं दोस्तों, 146 कैदियों को बंद कर दिया, जिसमें अगली सुबह केवल 23 लोग ही जीवित रहे और इसे काल कोठरी यानी ब्लैक होल घटना के नाम से जाना गया। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि कितने व्यक्ति थे, 146, और अगले दिन कितने जिंदा निकले, 23, ओनली 23। और ये भी याद रखिएगा कि इस जानकारी को किसने दिया, तो हॉलवेल नामक अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। तो मुर्शीद कुली खान ने ढाका से अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया दोस्तों, आगे हम आपको बताए थे। तो ये स्थानांतरित किया मुर्शिदाबाद दोस्तों। देखिए, मुर्शीद कुली खां अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित, जो मुक्सुद्दाबाद के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने उसे नासिर जंग की उपाधि दी और विभूषण किया था। मुर्शीद कुली खां को दक्षिण भारत का टुडुरमल भी कहा जाता है। तो कौन सा अधिकारी है जिसे दक्षिण भारत का टुडुरमल कहा जाता है दोस्तों, तो इसका नाम है मुर्शीद कुली खां। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया दोस्तों। मीर कासिम, देखिए ये अभी जिसके बारे में पढ़े तो देख सकते हैं मुर्शीद कुली खान के बारे में पढ़े, लेकिन अब आपको बताना है दोस्तों कि मीर कासिम अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया, तो ये अपना राजधानी मुंगेर स्थानांतरित किया। देखिए मुंगेर के बारे में जानिए। तो देख सकते हैं अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित कर दी और वहां पर गोला बारूद निर्माण करने का कारखाना स्थापित किया तथा अपनी सेना को
यूरोपीय पद्धति से प्रशिक्षित किया। और 1760 से 63 ईस्वी में मीर कासिम बंगाल के नवाब, 1763 में मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। और इसके पश्चात बक्सर का युद्ध हुआ। इसके पश्चात क्या हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त की थी? दोस्तों आपको बताना है कि वो कौन सा शासक है। तो उसका नाम है शाह आलम द्वितीय, जिसे दीवानी प्राप्त थी। दोस्तों देखिए, शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी संरक्षण स्वीकार करनी पड़ी तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इस कंपनी द्वारा अवध के नवाब से कड़ा और मानिकपुर ले लिया गया। इसे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया गया। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अपने फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से प्रदान कर दी। और पश्चात मुगल सम्राट 26 लाख रुपये वार्षिक पेंशन देने का स्वीकार भी कर लिया। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, अमाउंट छोटा नहीं है, 26। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। 18 नंबर अगला क्वेश्चन है कि 18वीं सदी में कंपनी द्वारा बंगाल में लागू की गई दोहरी पद्धति, मतलब दोहरी पद्धति या द्वैध शासन इसको कह सकते हैं, इसके संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि 18वीं सदी, आप आपको बता दिए हैं कि 18वीं सदी कब बनेगा। पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे 17वीं 18वीं, ये सब तो ध्यान रखिएगा। 18वीं सदी में कंपनी द्वारा बंगाल में लागू की गई दोहरी नीति या द्वैध शासन संबंध में नीचे दिए गए कुछ कथन हैं, उस पर विचार करना है कि इन कथनों में से कौन सा कथन सही है। क्या द्वैध शासन का मतलब बंगाल में राजस्व पर कंपनी का नियंत्रण होगा, या आप देख सकते हैं दूसरी ऑप्शन है कि पुलिस और अन्य शक्तियों पर नवाब का नियंत्रण था, या प्रशासन या दायित्व कंपनी और अधिकारों पर था। देखिए द्वैध शासन आया था ना, तो वहाँ पर जब रॉबर्ट क्लाइव से बात हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव ही द्वैध शासन लगाया था, तो इससे बात हुआ था, तो ये बोला था क्या कि हम क्या करेंगे, बंगाल के राजस्व पर कंपनी का नियंत्रण रहेगा और प्रशासन और जिला, आप अपने राज्य को कैसे चलाएंगे, ये जिम्मेवारी आपकी होगी, नवाब की। इसी को द्वैध शासन कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि बंगाल के राजस्व पर, मतलब उसके धन दौलत पर किसकी अधिकार होगा, तो अंग्रेजों का अधिकार होगा। और पुलिस प्रशासन, वहाँ की देख रेख किसके अधिकारों में होगा, तो वहाँ के राजाओं के अधिकार में होगा। तो इसे ही द्वैध शासन कहा जाता है, एक देश में दो शासन। आइए थोड़ा द्वैध शासन के बारे में जान लीजिए। तो देखिए द्वैध शासन के अंतर्गत निजाम किसको कहते हैं, बंगाल नवाब को, सुरक्षा व्यवस्था एवं पुलिस प्रशासन, देख रहे हैं, और आंतरिक प्रशासन, फौजदारी और अन्य समस्त प्रशासन की अधिकार नवाब को दिया गया। जबकि दीवानी माने क्या होता है, पैसा वसूलने वाला बाबू। तो राजस्व वसूली और दीवानी न्याय के अधिकार कंपनी के पास रहेगा। और कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान बंगाल में मोहम्मद राजा खां और बिहार के सिताब राय को नियुक्त किया। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि किसे नियुक्त किया है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि वर्ष 1765 में बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान किए जाने के बाद अंग्रेज सर्वप्रथम किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो इसका नाम है खासी प्रवर्तक जाति। खासी प्रवर्तक के पर्वतीय जनजाति जो है इसी के संपर्क में आई, गारो, खासी, जयंतिया। तो आइए थोड़ा इसी के बारे में जान लीजिए दोस्तों। तो देखिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करने के पश्चात, मतलब दीवानी को प्राप्त करने के बाद अंग्रेजों ने सिलहट यानी बंगाल से जयंतिया तथा गारो पहाड़ी क्षेत्र को जोड़ने के उद्देश्य से सड़कों का निर्माण प्रारंभ किया। परंतु इस क्षेत्र में निवास करने वाली खासी जनजाति के द्वारा तीरथ सिंह के नेतृत्व में इसका विरोध किया गया और इसका अंग्रेज सर्वप्रथम खासी पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आ गए। तो किसके संपर्क में आए, कौन विरोध किया, इस बात से आपको स्पष्ट पता चल रहा है दोस्तों। आइए अगले, आज का क्वेश्चन जो है यहीं पर रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर अगले वीडियो में। तो बने रहिए इस चैनल के साथ और सब्सक्राइब कर दीजिए नहीं किए हैं दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर अगले वीडियो में।